हेलो दोस्तों, डर के अभाव चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है डाकन का आतंक। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। गांव मलसरी अपनी शांति और हरियाली के लिए जाना जाता था, लेकिन इस गांव की एक भयानक सच्चाई थी जिसे कोई भी जोर से नहीं बोलता था। डाकन का आतंक। बुजुर्ग कहते थे कि रात के समय इस गांव में कोई सुरक्षित नहीं रहता। जो भी अंधेरे में बाहर निकला वह या तो गायब हो गया या फिर उसकी हालत ऐसी हो गई कि वह कुछ भी बोलने लायक नहीं बचा। सूरज ढलते ही गांव का माहौल बदलने लगता। हर घर के दरवाजे अंदर से बंद हो जाते, खिड़कियों पर मोटे पर्दे डाल दिए जाते और कोई भी रात के वक्त बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन एक रात गांव का किशोर कमलेश अपने दोस्त मुकेश के घर से लौट रहा था। रास्ता ज्यादा लंबा नहीं था, बस 5 मिनट का, पर आज का माहौल अजीब था। हवा ठंडी थी और पेड़ धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे कोई कानाफूसी कर रहा हो। जैसे ही कमलेश गांव के पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, उसे लगा कि पीछे कोई चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, अंधेरा घना था। उसने सोचा कि यह उसका भ्रम होगा और तेज कदमों से घर की ओर बढ़ा। अचानक उसे अपने पैरों के पास ठंडी हवा महसूस हुई। एक अजीब सी फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजी। कमलेश, कहाँ जा रहा है? कमलेश यह आवाज सुनकर डर गया। उसने फिर से पीछे देखा। इस बार उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने पीपल के पेड़ के नीचे एक लंबी काली आकृति खड़ी थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, आंखें लाल अंगारे जैसी जल रही थीं और उसके नाखून बहुत लंबे और तेज थे। कमलेश के शरीर ने जवाब देना बंद कर दिया। वह चीखना चाहता था, पर उसकी आवाज गले में अटक गई। वह पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर कांप रहे थे। तभी वह आकृति हवा में तैरती हुई उसकी ओर बढ़ने लगी। कमलेश की आंखों के आगे सब कुछ धुंधला होने लगा। तभी उसकी मां ने घर का दरवाजा खोला और बाहर झांका। जैसे ही उन्होंने देखा कि कमलेश अकेला खड़ा नहीं था, उन्होंने जोर से आवाज लगाई, कमलेश, भाग अंदर। कमलेश का ध्यान टूटा और उसने पूरी ताकत लगाकर अपने घर की ओर दौड़ लगा दी। उसकी मां ने दरवाजा खोलकर उसे अंदर खींच लिया और झट से दरवाजा बंद कर दिया। बाहर से एक भयानक चीख सुनाई दी, जैसे कोई दर्द से तड़प रहा हो। पूरा घर कांप उठा। कमलेश की मां ने उसे कसकर पकड़ लिया और बुदबुदाने लगी, डाकन लौट आई है। कमलेश का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने मां से पूछा, डाकन कौन है? उसकी मां ने कांपते हुए जवाब दिया, जिसका नाम भी लेना मनहूस होता है। कमलेश की हालत खराब हो चुकी थी। उसका शरीर ठंडा पड़ गया था और आंखों में खौफ था। उसकी मां ने उसे कसकर पकड़ रखा था, जैसे डर रही हो कि वह भी कहीं गायब न हो जाए। बाहर से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई दीवारों पर नाखून घिस रहा हो, कोई कराह रहा हो। कमलेश के पिता हरिराम ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे आवाजें कम होने लगीं। लेकिन पूरे घर में अजीब सी दुर्गंध भर गई, सड़ी हुई मांस जैसी गंध। अगली सुबह गांव में सनसनी फैल गई। कमलेश के घर के बाहर दरवाजे पर काले धब्बे थे और जमीन पर अधजले हुए पत्तों का ढेर पड़ा था। गांव के बुजुर्गों को देखते ही लोगों ने कानाफूसी शुरू कर दी। डाकन फिर से गांव में आ गई है। कमलेश ने मां से पूछा, डाकन कौन थी? वह हमारे गांव के पीछे क्यों पड़ी है? उसकी मां घबराई हुई थी, लेकिन उसके पिता ने गहरी सांस लेकर कहना शुरू किया, यह सब आज से 50 साल पहले हुआ था। कई साल पहले इसी गांव में एक विधवा स्त्री भंवरी रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी और गांव वाले उसे तिरस्कार की नजरों से देखते थे। किसी को नहीं पता था कि वह तांत्रिक साधनाओं में रुचि रखती थी। एक दिन गांव के कुछ दबंगों ने भंवरी पर काला जादू करने का आरोप लगाया और उसे मार के पीपल के पेड़ के पास जो कुआं था उसमें जिंदा धक्का दे दिया। मरते मरते उसने श्राप दिया, तुम सबकी बेटियों को मैं छीन लूंगी। मेरा बदला पूरा होने तक इस गांव में चैन नहीं मिलेगा। उसके मरने के बाद भी कई दिनों तक उसकी चीखें सुनाई देती रहीं। फिर धीरे धीरे गांव की लड़कियां गायब होने लगीं। जो बच गईं वे या तो पागल हो गईं या फिर मर गईं। गांव के तांत्रिकों ने मिलकर उस जगह तंत्र मंत्र करके उसकी आत्मा को पीपल के पेड़ में बांध दिया। लेकिन लोग कहते हैं कि हर 12 साल बाद वह बंधन कमजोर हो जाता है और डाकन लौट आती है। कमलेश के चेहरे का रंग उड़ गया। तो क्या डाकन मुझे लेने आई थी? उसकी मां ने सिर हिलाया, हाँ, और अब तुम सुरक्षित नहीं हो। कमलेश के दिमाग में बार बार वही लाल आंखें और लहराता हुआ काला साया आ रहा था। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अगली रात कुछ और भयानक होने वाला था। कमलेश को रात भर नींद नहीं आई। उसकी आंखों के सामने वही खौफनाक चेहरा घूम रहा था। झुर्रियों से भरा चेहरा, लाल जलती हुई आंखें और लंबे नुकीले नाखून। गांव में सन्नाटा पसरा था, लेकिन कमलेश के कानों में
हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई उसका नाम लेकर पुकार रहा हो। कमलेश, कमलेश, बाहर आ। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर खिड़की से बाहर झांका, लेकिन अंधेरे में कुछ भी साफ नहीं दिखा। अचानक उसे दूर पीपल के पेड़ के नीचे एक परछाई दिखी। वह हिल नहीं रही थी, बस घूर रही थी। कमलेश जल्दी से पीछे हटा और अपनी मां को जगाने लगा, लेकिन मां उठने का नाम नहीं ले रही थी, जैसे किसी ने उन्हें गहरी नींद में पहुंचा दिया हो। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आई। ठक ठक ठक। दरवाजा हिल रहा था, जैसे कोई जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। कमलेश की सांसें अटक गईं। वह चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज गले में ही घुट गई। उसके पिता ने भी कुछ सुना और जल्दी से उठकर दरवाजे की ओर भागे। उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ते हुए दरवाजे के पास गंगा जल छिड़का। एक जोरदार चीख गूंजी और सब कुछ शांत हो गया। कमलेश के पिता ने दरवाजा खोलकर बाहर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पर दरवाजे पर कुछ अजीब निशान थे, लंबे लंबे नाखूनों के खरोंच और जमीन पर अधजले हुए बालों का गुच्छा। यह डाकन की चाल थी, कमलेश के पिता ने कहा। वह तंत्र मंत्र से हमें बहकाने की कोशिश कर रही थी। कमलेश की मां अब जाग चुकी थी। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, हमें तांत्रिक बाबा से मदद लेनी होगी, वरना यह हमें नहीं छोड़ेगी। अगली सुबह गांव के चौपाल में सब इकट्ठा हुए। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह सब दोबारा शुरू हो चुका है। तभी एक महिला दौड़ते हुए आई और रोते हुए बोली, मेरी बेटी रात से लापता है। गांव में हड़कंप मच गया। सब लोग उसकी बेटी को ढूंढने निकले, लेकिन कुछ नहीं मिला। बस पीपल के पेड़ के नीचे एक चीज मिली, एक टूटी हुई चूड़ी और खून से सनी हुई मिट्टी। डाकन फिर लौट आई थी, और अब वह और भी ज्यादा खतरनाक थी। गांव में सन्नाटा था, लेकिन इस सन्नाटे के पीछे एक भयानक डर छिपा था। रात को गांव की एक लड़की के गायब होने के बाद सभी सहमे हुए थे। किसी को नहीं पता था कि वह लड़की जिंदा थी या मर चुकी थी, लेकिन पीपल के पेड़ के नीचे पड़ी उसकी खून से सनी चूड़ी बता रही थी कि कुछ बहुत भयानक हुआ है। गांव के सबसे बुजुर्ग पंडित गजानन ने गंभीर स्वर में कहा, डाकन लौट आई है। अगर इसे नहीं रोका गया तो यह पूरे गांव को तबाह कर देगी। गांव के लोगों ने मिलकर फैसला किया कि वे तांत्रिक बाबा बालक दास से मदद लेंगे, जो पहाड़ी के दूसरी तरफ रहते थे। कमलेश अब तक उस रात की घटना से उबर नहीं पाया था। उसकी आंखों के सामने अब भी वही डरावना चेहरा घूम रहा था। वह घर के अंदर बैठा था कि अचानक उसे लगा कि कोई उसे बुला रहा है। कमलेश। यह आवाज किसी और की नहीं, बल्कि उसी लापता लड़की सुजाता की थी। कमलेश घबरा गया। उसने खिड़की से झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। पर फिर उसकी नजर जमीन पर पड़ी। खून से मिट्टी पर कुछ लिखा हुआ था, मुझे बचा लो, मैं कुएं के पास हूं। कमलेश की सांसें रुक गईं। यह कैसे संभव था? गांव वालों ने तो पूरी रात सुजाता को ढूंढा था, फिर भी उसका कोई पता नहीं चला। तो फिर यह संदेश किसने लिखा? कमलेश ने अपने पिता को यह बताया तो वे भी सिहर उठे। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और सब लोग मशालें लेकर गांव के पुराने कुएं की तरफ बढ़े। वहां का नजारा देख सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। कुएं के चारों ओर अधजले हुए जानवरों की लाशें पड़ी थीं और कुएं की दीवारों पर नाखूनों के गहरे निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। गांव के एक बहादुर युवक मोहन ने कुएं में झांक कर देखा। अंधेरे में कुछ साफ नहीं दिख रहा था, इसलिए उसने मशाल कुएं में डाली। जैसे ही रोशनी कुएं के अंदर पड़ी, वहां कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। किसी को नहीं पता था कि यह क्या था, लेकिन अचानक कुएं के अंदर से एक जोरदार चीख निकली। वह आवाज इतनी भयानक थी कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। फिर कुएं से कुछ बाहर निकला। दो जलती हुई लाल आंखें, लंबी टेढ़ी उंगलियां और सड़े हुए मांस जैसी गंध। यह डाकन थी। सब लोग डर से पीछे हट गए। अचानक वह आकृति हवा में ऊपर उठी और जोर से चिल्लाई, तुम सब मरोगे, कोई नहीं बचेगा। गांव वालों ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया, और जैसे ही पंडित गजानन ने कुएं में गंगा जल डाला, डाकन फिर से कुएं के अंदर गिर गई और उसकी चीखें गूंजने लगीं। पर इससे पहले कि वह पूरी तरह गायब होती, उसने एक और भयानक भविष्यवाणी कर दी। अगली पूर्णिमा की रात मैं फिर आऊंगी, और इस बार कोई मुझे नहीं रोक पाएगा। गांव में एक और डरावनी रात आने वाली थी। गांव वालों के चेहरे पर दहशत साफ झलक रही थी। कुएं से उठती डाकन की चीखें अब भी हवा में गूंज रही थीं, और उसकी दी हुई चेतावनी सबके दिलों में घर कर गई थी। अगली पूर्णिमा की रात मैं फिर आऊंगी, और इस बार कोई मुझे नहीं रोक पाएगा।
पंडित गजानन ने गहरी सांस ली और कहा, हमें जल्दी से जल्दी तांत्रिक बालकदास बाबा के पास जाना होगा। अगर हमने सही उपाय नहीं किया तो यह डाकन पूरे गांव को बर्बाद कर देगी। कमलेश का दिमाग सुजाता की ओर था। कुएं में डाकन को देखने के बाद भी सुजाता का कोई पता नहीं चला था। क्या वह जिंदा थी या डाकन उसे मार चुकी थी? रात गहराने लगी थी। गांव में चारों ओर सन्नाटा पसरा था। कमलेश अपने कमरे में लेटा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी दरवाजे पर हल्की हल्की दस्तक हुई। ठक ठक ठक। कमलेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने दरवाजा खोलकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसे आंगन में किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने झांक कर देखा, एक परछाई दीवार के पास खड़ी थी। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। परछाई के बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखें जल रही थीं, जैसे अंगारों की लौ हो। कमलेश चीखने ही वाला था कि वह परछाई अचानक हवा में घुल गई। अगली सुबह गांव के कुछ लोग तांत्रिक बालकदास बाबा के पास पहुंचे। बाबा ने आंखें बंद की और कुछ देर तक मंत्र बुदबुदाते रहे। फिर उन्होंने गहरी आवाज में कहा, डाकन का श्राप अब और ताकतवर हो चुका है, लेकिन इसे खत्म करने का एक ही तरीका है। हमें उसकी हड्डियां ढूंढनी होंगी और उन्हें अग्नि में जलाना होगा। गांव वालों के चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। किसी को नहीं पता था कि डाकन की हड्डियां कहाँ थीं। बालकदास बाबा ने एक तांत्रिक अनुष्ठान किया और गांव के नक्शे पर गंगा जल छिड़का। जैसे ही पानी जमीन पर गिरा, एक जगह हल्की हल्की लपटें उठने लगीं। गांव के पुराने पीपल के पेड़ के पास। हमें वहां खुदाई करनी होगी, बाबा ने कहा। गांव वालों ने मिलकर खुदाई शुरू की। कुछ देर बाद मिट्टी के अंदर से एक मानव कंकाल निकला, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे हाथ लगाया, आसमान में काले बादल घिर आए और हवा तेज चलने लगी। तभी किसी ने एक जोरदार चीख सुनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी हड्डियों को छूने की? सबने पलटकर देखा। डाकन वहीं खड़ी थी, लाल जलती हुई आंखों के साथ। अब एक भयानक युद्ध होने वाला था। गांव के लोग थर थर कांप रहे थे। उनके सामने खड़ी थी डाकन। लंबे सफेद उलझे हुए बाल, झुर्रियों से भरा काला चेहरा, जलती हुई लाल आंखें और सड़े हुए मांस जैसी गंध। हवा में उसके नुकीले नाखून चमक रहे थे और उसकी चीखों ने पूरे गांव को दहशत में डाल दिया था। तुमने मेरी हड्डियों को छूने की हिम्मत कैसे की? डाकन की आवाज गूंज रही थी। गांव के बुजुर्गों ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन डाकन गुस्से में पागल हो गई थी। जैसे ही तांत्रिक बालकदास ने हड्डियों पर गंगा जल छिड़का, डाकन जोर से चिल्लाई और हवा में उड़ने लगी। तुम सबको मरना होगा, इस गांव में कोई नहीं बचेगा। अचानक एक तेज हवा चली और गांव का सबसे बड़ा पीपल का पेड़ जोर से हिलने लगा। उसकी टहनियां किसी जीवित प्राणी की तरह हरकत कर रही थीं और चारों ओर अजीब सी परछाइयां नजर आ रही थीं। कमलेश ने देखा कि जमीन पर कुछ लोग बेहोश होकर गिर रहे थे। गांव के कई बच्चों और औरतों की हालत बिगड़ रही थी। बालकदास बाबा ने अपनी कमंडल से भस्म निकाली और मंत्र पढ़ते हुए उसे हड्डियों पर डाल दिया। अचानक हड्डियां जलने लगीं और डाकन की चीखें और तेज हो गईं। वह तड़प रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जोर से गरजी और एक जबरदस्त झोंके के साथ कमलेश के सामने आ गई। तेरी मौत अब पक्की है। कमलेश को लगा कि अब वह नहीं बचेगा, लेकिन तभी तांत्रिक ने अपनी कमंडल से गंगा जल छिड़का और डाकन आग की लपटों में जलने लगी। डाकन चीख रही थी, तड़प रही थी और जलते हुए उसने आखिरी बार गांव वालों की तरफ देखा। मैं फिर लौटूंगी, यह श्राप कभी खत्म नहीं होगा। और फिर वह धुएं में बदलकर हवा में घुल गई। डाकन के जलने के बाद गांव में सब कुछ शांत हो गया, लेकिन तांत्रिक बालकदास की आंखों में चिंता थी। डाकन खत्म हो गई, लेकिन उसका श्राप अब भी बना हुआ है। कमलेश और गांव वाले सोच रहे थे कि क्या सच में यह सब खत्म हो गया था या फिर डाकन की भविष्यवाणी सच होगी। कमलेश को बाबा की यह बात सुनकर झटका लगा। उसने घबराकर पूछा, लेकिन बाबा, जब हड्डियां जल गईं तो श्राप कैसे बच सकता है? बालकदास ने गहरी सांस ली और बोले, क्योंकि डाकन का असली शरीर तो खत्म हुआ, लेकिन उसकी आत्मा अभी मुक्त नहीं हुई। अगर हमने इसे नहीं रोका तो वह फिर से लौट सकती है। गांव में कुछ अजीब घटने लगा। डाकन के जलने के बाद भी गांव में अजीब घटनाएं जारी थीं। रात को कुएं से किसी के रोने की आवाजें आती और सबसे डरावनी बात, सुजाता अब भी गायब थी। कमलेश को लग रहा था कि यह सब सिर्फ एक भ्रम था, लेकिन जब उसकी मां की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी तो उसे समझ आया कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। रात के समय जब पूरा गांव गहरी नींद में था, तभी कमलेश की खिड़की के बाहर एक परछाई हिली। उसने झांक कर देखा, वही लंबी डरावनी आकृति, लाल जलती हुई आंखें, हवा में उड़ते काले बाल। डाकन वापस आ गई थी। अचानक कमलेश को अपनी मां की चीख सुनाई दी।
वह भागकर उनके कमरे में पहुंचा तो देखा कि दीवार पर खून से कुछ लिखा था। श्राप अभी खत्म नहीं हुआ। अगली पूर्णिमा की रात मैं फिर लौटूंगी। कमलेश के होश उड़ गए। इसका मतलब था कि डाकन की आत्मा अभी मुक्त नहीं हुई थी और वह फिर से गांव पर हमला करने वाली थी। अब क्या होगा? गांव वालों ने सोचा था कि डाकन का अंत हो चुका है, लेकिन यह तो महज एक शुरुआत थी। गांव के लोग फिर से बालकदास तांत्रिक के पास गए। बाबा पहले से भी ज्यादा गंभीर दिख रहे थे। मैंने कहा था कि डाकन का शरीर जलाने से उसका श्राप खत्म नहीं होगा। हमें उसकी आत्मा को हमेशा के लिए मुक्त करना होगा, नहीं तो वह बार बार लौटेगी। कमलेश ने घबराकर पूछा, लेकिन बाबा, हम उसकी आत्मा को कैसे मुक्त करेंगे? बालकदास बाबा ने आंखें बंद कर लीं और कुछ देर तक मंत्र बुदबुदाते रहे। फिर उन्होंने कहा, डाकन की आत्मा अभी भी कुएं के अंदर बंधी हुई है, लेकिन अगली पूर्णिमा की रात वह पूरी शक्ति के साथ वापस आएगी। हमें उससे पहले अनुष्ठान करना होगा। रात होते ही गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। कुछ लोगों ने अपने घरों के दरवाजों पर खून के निशान देखे। गाय बकरियां बिना किसी कारण मरने लगीं। और सबसे भयानक घटना, कुछ गांव वालों को अपने सपनों में डाकन दिखाई देने लगी जो कह रही थी, मैं आ रही हूं। कमलेश हर पल सुजाता के बारे में सोच रहा था। क्या वह अभी भी जिंदा थी या फिर डाकन उसे अपने साथ ले गई थी? बालकदास बाबा ने अनुष्ठान की तैयारी शुरू की। उन्होंने कहा, हमें आधी रात को कुएं के पास जाना होगा और वहां डाकन की आत्मा को मुक्त करने का अनुष्ठान करना होगा। लेकिन जब वे कुएं के पास पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उनकी रूह कांप गई। कुएं के पानी का रंग काले खून जैसा हो चुका था और जैसे ही उन्होंने कुएं में झांका, वहां एक चेहरा उभरा। डाकन की आंखें अब भी जल रही थीं। उसकी काली डरावनी शक्ल कुएं की गहराई में दिख रही थी। तभी उसने एक झटके में अपनी हड्डियों से भरा हुआ हाथ कुएं से बाहर निकाला और बालकदास बाबा की ओर बढ़ाया। गांव वालों की चीखें निकल गईं। अब अंतिम लड़ाई शुरू होने वाली थी। कुएं से निकलते ही ठंडी हवा का एक जोरदार झोंका आया। गांव वाले कांप उठे। बालकदास बाबा ने तुरंत अपना तांत्रिक डंडा उठाया और एक मंत्र बुदबुदाने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डाकन वापस आ चुकी थी। अब की बार डाकन का रूप पहले से भी भयानक था। उसका पूरा शरीर राख और हड्डियों से बना था। उसकी आंखों से आग निकल रही थी। उसकी उंगलियां लंबे पंजों में बदल चुकी थीं, जो किसी भी इंसान की चमड़ी उधेड़ सकती थीं। उसके मुंह से जलते हुए कोयले गिर रहे थे और उसकी चीख से पेड़ झुलसने लगे थे। गांव वालों की चीखें गूंज उठीं। कुछ लोग डरकर भागने लगे, लेकिन डाकन ने अपनी नजर कमलेश पर टिका दी और बोली, मेरे खून का हिसाब देना होगा। बालकदास बाबा जानते थे कि अब लड़ाई टाली नहीं जा सकती। उन्होंने अपनी कमंडल से गंगाजल निकाला और कुएं की तरफ फेंका। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जैसे ही जल कुएं में गिरा, पूरा कुआं हिलने लगा। एक जोरदार धमाका हुआ और एक काली छाया बाहर निकली। सुजाता। लेकिन यह सुजाता नहीं थी। यह उसका भूत था जो डाकन की कैद में मर चुका था। कमलेश ने चिल्लाकर कहा, सुजाता। उसकी आत्मा ने कमलेश की ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द था। उसने धीरे से कहा, मैं अब मुक्त हूं। और अगले ही पल सुजाता की आत्मा एक रोशनी में बदलकर आसमान में विलीन हो गई। डाकन ने देखा कि उसका सबसे बड़ा शिकार उससे छिन गया। वह गुस्से से पागल हो गई। उसने कमलेश की ओर उड़कर हमला किया, लेकिन बालकदास बाबा पहले ही मंत्र पढ़ चुके थे। ओम नमः भगवते रुद्राय। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, बाबा ने डाकन पर राख फेंक दी। डाकन जोर से चीखी। उसकी चमड़ी झुलसने लगी, हड्डियां टूटने लगीं और उसका पूरा शरीर राख में बदलने लगा। डाकन जमीन पर गिर पड़ी और धीरे धीरे उसकी काली छाया गायब होने लगी। लेकिन मरने से पहले उसने एक आखिरी बार गांव वालों को देखा और कहा, तुम सोचते हो कि सब खत्म हो गया, मैं फिर लौटूंगी। और फिर एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ डाकन हमेशा के लिए मिट गई। डाकन के खत्म होते ही कुएं का पानी फिर से साफ हो गया। हवा में फैली बदबू भी गायब हो गई। गांव वाले राहत की सांस लेने लगे। कमलेश, जो इस भयावह सफर का सबसे बड़ा गवाह था, आसमान की ओर देख रहा था। क्या सच में सब खत्म हो गया? बालकदास बाबा ने कहा, श्राप अभी खत्म हो गया है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। कोई भी फिर से इस भूमि को अपवित्र न करे, नहीं तो डाकन फिर लौट सकती है। गांव वालों ने कुएं को सील कर दिया। तांत्रिक ने वहां रक्षा मंत्रों का जाप किया। गांव वाले राहत की सांस लेने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।